मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स विद आलिया शाह। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय शो। अपने आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब, जो कि इस वक्त वाशिंगटन में हैं। और वो वाशिंगटन में किस लिए पहुंचे हैं, जाहिर है हम जानते हैं कि हमें ज़रूरत पड़ती रहती है पैसे की, और बहुत ही मुश्किल हालात हैं पाकिस्तान पर, क्योंकि आज जो पेट्रोल की कीमत है वो आसमानों को छू रही है। तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पर आज पेट्रोल पहुंच चुका है। वहीं पर कोई $6 बिलियन लोन जो है वो अपने इस विजिट के दौरान कहा जा रहा है कोई फिर रिव्यू होगा और फिर रिन्यू होगा ये जो कॉन्ट्रैक्ट है या जो भी है। तो IMF के साथ ये है मुआहदा और इसीलिए वो वहां पर पहुंचे हैं। और उनके वहां पे पहुंचते ही पेट्रोल की कीमत भी ज्यादा हो चुकी है वहां पर। और वो क्या क्या कर रहे हैं, अमेरिका में इस वक्त क्या चल रहा है, पाकिस्तान के जो भी वफ्द है वो इस वक्त वहां पे क्या कर रहा है, इस पर गुफ्तगू करने के लिए आज मेरे साथ मौजूद है। आप जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, बहुत मारूफ शख्सियत है, अमेरिका के सीजन पॉलिटिशियन हैं, कॉलमनिस्ट भी हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट तो हैं ही। मुस्लिम चेयर फॉर अमेरिका मिस्टर साजिद तारेर इज जॉइनिंग मी। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग माय शो। माय प्लेजर, थैंक यू। साजिद साहब, जैसे ही शौकत तरीन साहब वहां पे पहुंचे और उन्होंने IMF से बातचीत करना शुरू की, $6 बिलियन कोई कहा जा रहा है कि ये, तो उसके साथ ही पाकिस्तान में आज एक हंगामा मचा हुआ है। इसकी वजह ये है कि हर कोई ये शोर कर रहा है, लोगों ने तो अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों में पेट्रोल डलवा के खड़ी कर दी कि अब तो जब तक इतनी महंगी उस पर चला ही नहीं सकते। तो क्या सूरत हाल है सर, वहां पे क्या हो रहा है? देखिए, शौकत तरीन साहब का जो दौरा है इसकी 3 वजूहात है। एक तो वजह यह है कि इसको कहा गया कि पाक अमेरिकन बिजनेस काउंसिल ने इनको इनवाइट किया था, और दूसरा IMF और वर्ल्ड बैंक की सालाना मीटिंग्स थी, और तीसरा इन्होंने यहाँ पे यह किया कि इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में इन्होंने आके बोले भी, इंटरव्यू भी दिया, और खुद उन्होंने एडमिट किया कि ये वर्चुअल भी हो सकती थी, लेकिन उन्होंने यहाँ पे आना इसको मुनासिब समझा। अब आने की वजह आपने खुद अपने क्वेश्चन में भी एक बता दिया है। एक तो IMF का पैकेज जो है $6 बिलियन का, वो रुका हुआ है, कंडीशंस है उसके बारे में। एक तो उन्होंने वो $6 बिलियन के पैकेज की ट्राई की, दूसरा उन्होंने कहा कि हमें फैटफ के निकाला जाए वहां से, अपनी ग्रे लिस्ट से, और तीसरा उन्होंने यहाँ पे बार बार रिक्वेस्ट करते हैं, इस वक्त हमारी सारी जो है एस्टेब्लिशमेंट और जो सियासतदान है बार बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हम अमेरिका के साथ ब्रॉडर रिलेशनशिप चाहते हैं, कि हम सिर्फ आप जो हमें डिफेंस के लेंस से देखते हैं, डिफेंस के प्रिज्म से देखते हैं, वो हम चाहते हैं कि हमारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो। अब यहां से कई, मैं आगे मजीद तफसील बताऊंगा कि उसमें क्या डिफिकल्टीज हैं, लेकिन IMF का जवाब जो है वो भी अपने सवाल में आपने दे दिया है। IMF के जवाब में यह था कि आप बिजली ₹1.40 उसको बढ़ाएं, मजीद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं, अपने टैक्स की वसूली को बढ़ाएं, और जो टैक्स पर्सनल इनकम टैक्स है उसको भी बढ़ाएं। तो ये शराइत जो है, और लग्जरी गुड्स के ऊपर जो है वो भी अपना टैक्सेशन जो है आप बढ़ाएं। ये IMF का जो आपको एक तोहफा मिला है पेट्रोल की शक्ल में, वो भी ये IMF के पैकेज का और इनके दौरे की एक रिजल्ट है, और ये वहीं से मिला है। IMF कह रहा है कि इन चीजों को आप इंप्रूव करें। अब मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं कि बार बार जो इस वक्त है, जिस तरह रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ब्रॉडर रिलेशनशिप अमेरिका के साथ हाय हाय हो रही है पाकिस्तान की, लेकिन ये मुझे समझ नहीं आती। 3-4 क्वेश्चन इसके साथ रिलेटेड है। क्या आपके हालात फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मौजू हैं? क्या आपके लॉ एंड ऑर्डर के हालात ऐसे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट वहां जाए? आपका पहले जो CPEC जो का मंसूबा है वो बंद पड़ा है। मैं यहां पे ये बताना चाहूंगा कि चाइना आपसे 48 मिलियन मांग रहा है दासू डैम के हवाले से, कि वहां पे जो हमारे लोग मरे हैं उसका मुआवजा दिया जाए। आपके चाइना के साथ हालात खराब होते हैं तो आपको अमेरिका याद आ जाता है, आप अमेरिका के पीछे भागना शुरू कर देते हैं। आप ये खुद भी कंफ्यूज हैं, आपने दुनिया को भी कंफ्यूज कर रखा है। आपको खुद को नहीं पता कि आपने किसके साथ आगे चलना है, किसके साथ नहीं चलना। इस वक्त आप मुझे ये बताएं, आपकी अदालतें इंसाफ दे सकती हैं फॉरेन इन्वेस्टर्स को? आप पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे पाते, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किस तरह वहां जाएगी वहां पे? और इस वक्त हालात ये चल रहे हैं जो आलिया, जो मैं बताना चाहता हूं, जिस तरह कहते हैं शिप के हालात खराब होते हैं तो चूहे सबसे पहले भागना शुरू हो जाते हैं। इस वक्त हालात आपको पता होना चाहिए, आपके जो हालात इस वक्त चल रहे हैं पाकिस्तान में, आपकी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है जिस तरीके से, उसमें आप खुद अंदाजा लगाएं। अब तक तो पता ही नहीं चल रहा कि इधर पाकिस्तान इज ऑपरेटेड बाय रावलपिंडी और इट इज फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। अब टिल टुडे आज के हालात ये हैं, और आपकी इसी इंस्टेबिलिटी की वजह से उधर से अमित शाह साहब ने आपको मेरा मकसद है ललकारना शुरू कर दिया। आप ना सिर्फ इकोनॉमिक, आप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी,
डिफेंस, हर चीज से कमजोर नजर आ रहे हैं। और उसकी वजूहात ये है कि आपकी कोई आपका सॉलिड प्लान नहीं है, आपकी कुछ स्ट्रेटजी नहीं है। आप अगर इन चीजों से गुजर रहे होंगे तो दुनिया आपको देख नहीं रही है कि आप कहां जाएंगे। इस वक्त काबुल में 4 डिग्री टेम्परेचर है, 2 डिग्री टेम्परेचर है। आपको नहीं पता था सर्दियां आने वाली हैं। तालिबान को यह नहीं पता था कि सर्दियां आने वाली हैं। इनको यह नहीं पता था कि ये डॉलर सारे रुक जाएंगे। मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अगले दिन मिडल ईस्टर्न आय के अंदर हमारे खान साहब ने इंटरव्यू में दिया कि उन्होंने कहा 70% अफगानिस्तान का बजट फॉरेन एड पे है। तो आपको 70% डॉलर चाहिए। सारा मुल्कों के जो बजट होते हैं वो इमदाद के ऊपर मुल्क नहीं चलते। अगर आप तालिबान या अफगानिस्तान से इतने मुखलस हो तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर बना के दें, उनको टेक्नोक्रेट वहां पे भेजें। लेकिन अफसोस के साथ आपके खुद के पास टेक्नोक्रेट मौजूद नहीं है, आपके पास खुद इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, तो आप अफगानिस्तान को किस तरह देंगे? आपके लोग जो हैं वो करप्शन की आजकल मिसालें बनाई जा रही हैं। हिस्ट्री विल रिमेंबर पाकिस्तान करप्शन स्टोरीज, जो आजकल इस्लामाबाद में हो रहा है या आजकल जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है। डॉलर पाकिस्तान पहुंच नहीं रहे हैं, या पहुंचते हैं तो फौरन ड्रेन हो जाते हैं। ये आपसे करप्शन का सिलसिला रुक नहीं रहा, लेकिन आप चाहते हैं कि दुनिया अफगानिस्तान को भी बचाए और आपको भी बचाए। लेकिन आप अपने आप को खुद नहीं बचाना चाहते तो दुनिया किस तरह बचाए आप? मेरा क्वेश्चन मार्क यही है। और इसी तरीके से शौकत तरीन साहब यहां पे आए हैं और अपनी टीम को लेकर आए हैं, लेकिन बजाहिर इसी तरह लगता है शायद वेकेशन पर आए हैं। इनको चाहिए था ये पैसे बचाते और ये विजुअल मीटिंग करते, और आईएमएफ ने और वर्ल्ड बैंक ने अपनी शराइत के बगैर आपको कुछ भी नहीं देना। और इसी तरीके से अफगानिस्तान पे हालात ये हैं कि 1.2 बिलियन डॉलर जो कमिट किया यूरोपियन यूनियन ने, उनको एतमाद नहीं है अफगानिस्तान पे। उन्होंने कहा हम कैश आपके हाथ में नहीं देंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर एड नहीं है, ये सिर्फ इंसानी हकूक ह्यूमन राइट्स के लिए एड है और हमारे जाके लोग खुद देंगे। आपकी स्टेबिलिटी की हालत ये है। आपके इंटरनल हालात ये है कि पीआईए ने फ्लाइट जाना बंद कर दी काबुल में, और आपके कंट्री हेड जो पीआईए का था उसको तालिबान ने एक दिन रख के उस पर तशद्दुद करते रहे हैं, और वो उसको एक्यूज करते रहे कि तुम लोगों से पैसे ले लेकर उनको भगा रहे हो यहां से। अगर आप उनसे अपनी फ्लाइट, अपनी इंटरनेशनल एयरलाइन की फ्लाइटें नहीं उनसे कम्युनिकेट कर सकते, लेकिन दुनिया को आप कहते हैं कि उनके साथ उन पर डॉलरों की बारिश करो, उनको बचाओ। मेरा मकसद ये एक बड़ी अजीब सी सूरत हाल है। मैं शुरू से ये कहता रहा हूं आलिया कि तालिबान जो है वो एक पार्टी का नाम नहीं है, वो तो बीसियों पार्टी के छोटे छोटे ग्रुप हैं। उनके आज देखें ना मुल्ला बरादर किधर है। और मैं उसके ऊपर एक और चीज यहां पे मेंशन करना चाहूंगा। G20 के अगले दिन बात हुई, अफसोस के साथ मैं सब किसी ने दो बातें पाकिस्तानी मीडिया ने बिल्कुल नहीं उठाई। G20 की मीटिंग हुई आलिया, उसमें आपको और ईरान को निकाल दिया गया, कतर को वहां पे इनवाइट किया गया। आप तालिबान को बुलाकर कतर ले जाने वाले थे। सितम जरीफी देखें अपनी डिप्लोमेसी की, कि आपकी डिप्लोमेसी को इतना बड़ा शाक है या फ्लेवर है कि कतर इनवाइटेड है और आप इनवाइटेड नहीं वहां पे। लेकिन उसका कोई किसी ने कवरेज नहीं दी। इस वक्त आपके मालाबार दूसरी वहां पे नेवल एक्सरसाइज हो रही है वहां पे, लेकिन उसको कोई आपके मीडिया कवरेज नहीं दे रहा। आपके इंटरनल अभी तोशा खाना क्लियर नहीं हुआ, उसके बाद अभी ये दूसरी अपॉइंटमेंट DGISI की अपॉइंटमेंट वो अपने सामने खड़ी है, और मुल्क ऐसे एक तजब्जब का शिकार है। इतनी बड़ी इंस्टेबिलिटी है, लोग परेशान हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी परेशान है। करप्शन के लिए एक अलायंस है, लेकिन वो लोग ज्यादा से ज्यादा 1000 से 1500 लोग हैं, और उनके सबके बच्चे बाहर हैं, उनका सबका इंटरेस्ट बाहर है, और मार खाएगा गरीब का बच्चा जिसकी 20,000 25,000 रुपए तनख्वाह है। और उन्होंने फौरन उड़ के लंदन चले जाना है, दुबई चले जाना है। हालात ये इसी तरफ जा रहे हैं, आप देख रहे हैं जो हालात। और इन हालात में शौकत तरीन साहब को चाहिए था कि पहले अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होती, पहले कुछ आपके अंदर कुछ अमन होता, तो फिर आके आप IMF से बात करते। अब आप IMF की जगह बैठे हो तो आपको पैसे देंगे जो आपकी इतनी बड़ी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, लोगों को पता ही ना हो कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप जो है वो आपकी गवर्नमेंट जो खत्म होने वाली है, आगे लोग कौन आएंगे, उनके साथ डील क्या किया जाएगा, डॉलर 200 रुपए का होगा, डॉलर 300 रुपए का होगा, तो IMF और वर्ल्ड बैंक किस तरह आपको पैसे दे? भी क्वेश्चन मार्क है मेरा। और यही शौकत तरीन साहब आए हैं अपने 3-4 लोग, क्योंकि यही रहे हैं सिटी बैंक में सारी जिंदगी, आए हैं अपने दोस्तों यारों से मिले जो पुराने दोस्त हैं, जाती दफा शॉपिंग करेंगे, खाने वाने खाएंगे तो चले जाएंगे। लेकिन असल में बात यह है कि अगर आपका बैक होम, आपका पाकिस्तान स्टेबल ना हो, तो IMF को क्या कन्विंस करेंगे आप वर्ल्ड बैंक को क्या कन्विंस करेंगे, क्या बताएंगे कि हमें पैसे दो, और हमारे बैक हालात ये है कि हमें पता नहीं हमारी गवर्नमेंट आज है या अगले हफ्ते है या नहीं।
तो इन हालात में मेरा अफसोस इस बात पे ही होता है कि पाकिस्तान को इस बुरे तरीके से मिसमैनेज किया जा रहा है, जिसकी मैं समझता हूं कि मिसाल माजी, मैं कहता हूं माजी को भी ये ऊपर कर गए। आपके बहुत ही वैलिड कंसर्न्स हैं साजिद तार साहब। मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या आप समझते हैं कि ये जो बात हो रही है $6 बिलियन लोन हो जाएगा, मान लेंगे वो इसको, लेकिन उसके साथ ही साथ में ये भी है कि उनकी जो शराइत होती है, जैसे कि टैक्सेस जो है उस पर उन्होंने कहा है कि ज्यादा होंगे। और साजिद साहब, पहले ही लोगों की तो चीखें निकल रही हैं, ये जुमला एक आम बोला जाता है इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तो सोच के गए ना कि इस पे तो अमल दरामद करना है, अवाम को तो फिर वो तकलीफ मिलेगी, लेकिन वो जाहिर है कि उसके बगैर भी काम नहीं चलेगा। यहाँ पे तो स्पेकुलेशन ये हो रही है कि आजकल जो हालात हैं वो खान साहब के जो अपनी कैबिनेट के ब्लंडर को छुपाने के लिए हालात क्रिएट किए गए हैं ताकि उस तरह तवज्जो ना जाए। अब मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस वक्त जो तरीन साहब आए हैं और IMF की जो शरायत, आपका जो पेट्रोल और बिजली बढ़ रहा है वो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि इन्होंने दो चीजें कही है IMF ने। उन्होंने कहा है कि आप टैक्स कलेक्शन बढ़ाएं, जो कि पाकिस्तानी नहीं बढ़ा सकते क्योंकि ज्यादा बड़े टैक्स पेयर तो सारे आपकी कैबिनेट में हैं, उनसे तो टैक्स लिया नहीं जा सकता। में सबसे बड़ी बात यह है कि जहां ना टैक्स कलेक्शन ना टैक्स की ब्रैकेट, बल्कि उन्होंने कहा है IMF की, जो मैंने पूरा डिटेल पढ़ी सारी चीजें, IMF वालों ने कहा है कि आप जिन लोगों की इनकम की ब्रैकेट बढ़ी है उनकी टैक्स बढ़ाएं, लेकिन जो कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट नहीं बढ़ा सकती क्योंकि वो सारे तो यार दोस्त हैं, वो सारे तो रिश्तेदार हैं। वो तो उनमें बात सिर्फ मार दी जा सकती है सिर्फ गरीब के बच्चे को कि जनरल मैसेज को उड़ा दो, बिजली और पानी बढ़ा दो। ये नहीं पता कि जो तूफान इसके साथ आएगा उसका क्या बनेगा। वैसे यहाँ पे महंगाई का एक सिलसिला ये भी है, आलिया, महंगाई का एक कुछ ना कुछ इंपैक्ट जो है वो कोविड का भी है अमेरिका के अंदर भी। एक तो ये यूनिवर्सल फिनोमेना है, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज जहां जिस तरह पाकिस्तान है, जहां करप्शन के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, टैक्स कलेक्शन बिल्कुल नहीं है, उन पे ज्यादा बोझ होता है और बिल्कुल बढ़ भी रहा है वहां पे, क्योंकि टैक्स देने वाले तो दे नहीं रहे हैं। और उसके बाद ये कि जो गरीब लोग जाबे करते हैं वो पिस रहे हैं बेचारे, क्योंकि इनकी प्लानिंग कोई नहीं थी। अब तरीन साहब का मैं देख आए उन्होंने, मैं हैरान हो गया, उन्होंने मिसाल क्या दी इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हम जो बाइडेन की पॉलिसी को फॉलो करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ ट्रिकलिंग पॉलिसीज, बॉटम अप की पॉलिसी कि हम नीचे से गरीब लोगों को अमीर करेंगे। और भाई कुछ करके भी तो दिखाओ। अच्छा, साथ उन्होंने कहा कि अगला 5 साल का मंसूबा है। भाई अपने 3 सालों में आपने क्या किया वो तो बताएं ना, आगे 5 साल तो आगे जिसकी गवर्नमेंट आएगी वो करेगा। चाहिए कि इसके बारे में भी इस्तिखारा करें। हालात पाकिस्तान के सिर्फ इसलिए ठीक हो सकते हैं कि अगर इंडो पैसिफिक में हालात ठीक हो, चाइना और अमेरिका का प्रेशर और जो स्क्वाड का प्रेशर कम हो। चाइना इस वक्त बौखला चुका है, वो घबरा के उसने इंडो पैसिफिक से उसने घबरा के पाकिस्तान और अफगानिस्तान को नेग्लेक्ट किया है, वरना वो आना चाहते थे यहां पे अफगानिस्तान में। लेकिन अब इस वक्त पाकिस्तान और वो अफगानिस्तान की वजह से अमेरिका के साथ रिलेशनशिप खराब नहीं करना चाहते। उनका टोटल फोकस इस वक्त ताइवान और इंडो पैसिफिक पे है। अगर इंडो पैसिफिक पे प्रेशर कम होता है तो हो सकता है कि चाइना दोबारा अफगानिस्तान में आए, तो हो सकता है हमारी दुबई और लंदन की प्रॉपर्टियां मजीद बढ़ जाए। तो सिर्फ यही है, इसके बारे में दुआएं खैर होनी चाहिए। लेकिन ये कि वो हालात लग नहीं रहे जो कि इस वक्त प्रेशर बहुत ज्यादा क्रिएट हो चुका है ताइवान का और इंडो पैसिफिक में, कि कैबिनेट जो सारी वो जूते मारते हैं। हमारे वो कई जो आपके जो इमरान खान साहब के जुगती एडवाइजर हैं, उन्होंने किसी ने कोई जुगत नहीं मारी है, कोई जवाब नहीं दिया। और उसकी एक वजह, उसमें भी मैंने पूरी रिसर्च की है कि अहमद शाह साहब को ये क्यों कहना पड़ा है। गोवा में एक यूनिवर्सिटी में थे वो, और उसकी वजह यह है कि गोवा में भी इलेक्शन हो रहा है मार्च में, और 5 स्टेटों में मार्च के अंदर जो है 2022 में इलेक्शन है। अगले साल 2022 में 7 इंडियन स्टेटों में इलेक्शन होने हैं। और आपको पता है कि उनकी फिलॉसफी यही है कि पाकिस्तान, मुसलमान और कश्मीर, इनके ऊपर अगर जितना जोर डालेंगे, इनके खिलाफ जितना बोलेंगे, हिंदू और इकट्ठे होंगे झंडे के नीचे बीजेपी के और उनका विक्ट्री इलेक्शन पार्टी। ये मोदी साहब ने एक नई एक चीज इंट्रोड्यूस कराई है जमहूरियत में, और उसमें वो कामयाब है। और वो इस वक्त मेरा ख्याल है बिल्कुल उनके जाने के कोई शवाहिद नजर नहीं आ रहे। और अगर इसी तरह लगते रहे, अगले दिन मैं तो हैरान हो गया हूं आलिया कि एक दिन हर इंडियन टीवी पर उन्होंने पता नहीं क्या प्रोग्राम था, सारा दिन टीवी चैनलों पे मोदी साहब किस तरह गीत उन्होंने गाए हैं और इस तरह उन्होंने जिस तरह वो तो अपने गांधी साहब से भी आगे चले गए हैं। मेरा मकसद है और जिस तरीके से ये सारा पोर्ट्रे कर रहे हैं, he will be the prime minister for next 20-25 years at least। और ऐसा देख रहे हैं।
हाँ वो बिल्कुल इसी तरह उनके वो तो स्टैचू बनेंगे, और जिस तरीके से वो कहते हैं कि मोदी साहब ने इंडिया को बचा लिया है और इंडिया का सोल्यूशन ही इसके बगैर हिंदुत्व के अलावा हमारा कोई और सोल्यूशन ही नहीं है। और मैं जिस तरह बार बार कहता हूं कि इट्स द ओनली मूवमेंट जो इंटरनेशनल मूवमेंट्स थी मोदी साहब की अकेली चल रही है और बहुत कामयाब है। बाकी सारी मूवमेंट्स, खान साहब भी तब्दीली का नारा लगा कर आए थे, बल्कि तरीन साहब ने एक और बात की है इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में बैठ के कि हमारे 60% पॉपुलेशन जो है उनकी एज 30 अंडर 30 है और सारे अनएम्प्लॉयड हैं, उनको जाबे चाहिए। तो जाबे जाके अमेरिकन ने देनी है। जाबे आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करें, आप रिंग रोड बना लें, फैक्ट्रियां ना बनाएं, तो इनमें अमेरिकनों का क्या कसूर है भाई? इंस्टीट्यूट ऑफ पीस, IMF, वर्ल्ड बैंक का काम है उनकी जाबे। आपको लाने वाले वही थे बेचारे बेरोजगार अंडर 30 वाले, तब्दीली के नारे मार मार के, वो गले फाड़ फाड़ के। कंटेनर पे कौन थे? बूढ़े थोड़ी बैठे थे, वो तो सारे यंग लोग थे। रोजाना रात को गाने शाने हो रहे थे, यंग लोग ही करते हैं सारे। आपने उनको क्या दिया? आपने कुछ भी नहीं दिया, वो बेचारे और अभी तक भाई वैसे की वैसे। अब इस वक्त अगर हालात ये चल रहे हैं, कहते हैं आज अगर इलेक्शन पंजाब में हो या पाकिस्तान में हो तो पीटी नून लीग आपको बुरे तरीके से स्वीप करेगी। पॉपुलर वोट तो लेकर आए थे नहीं, मखलूत गवर्नमेंट थी खान साहब की, पॉपुलर वोट तो था नहीं इनके पास। फिर जो इन्होंने एक वर्ड यूज किया इलेक्टेबल लेके आए, वो सारे आजकल जितने इलेक्टेबल है वो अपनी पिछली पार्टियों से माफिया मांग रहे हैं आजकल। आपको पता है कि स्टेटमेंट आ चुकी है आपके अब्बासी साहब की भी और दूसरे नून लीग वाले कि इनके PTI के सारे हमसे माफिया मांग के वापस आना चाहते हैं। तो ये लल्ले तलल्ले मांगे थे दूसरी पार्टियों के लोग। खान साहब की अपनी पार्टी में तो कुछ भी नहीं था। अपनी पार्टी में तो इनके सिर्फ जुल्फी बुखारी था मेरा ख्याल है, और तो था कोई नहीं साथ इनके इतना बड़ा लीडर जो था। और वो दूसरे आए हैं पार्टियों से, कुछ तो वापस जा चुके हैं, कुछ जाने के लिए अंडरग्राउंड माफिया मांग रहे हैं अपनी पार्टियों से। आजकल हालात तो ये चल रहे हैं। तो इस वक्त जो पॉलिटिकल हालात है पाकिस्तान, मैं बिल्कुल बहुत परेशान हूं पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए। और आजकल जो टाइम चल रहा है, बल्कि मुझे तो यहां तक किसी ने यह बताया है कि ये रुकावट की वजह जो है, सुना दिसंबर में इस साल का आखिरी जो है वो चांद ग्रहण होगा, उसके बाद ही कोई आगे मुस्तकबिल में चीजें खुलेंगी। और चांद ग्रहण अल्लाह करे अब बेहतर आए, वो कहते हो ये हालात अच्छे नहीं है। मुझे अमित शाह साहब का भी कंसर्न है, IMF के पैकेज का भी कंसर्न है, काबुल से भी। देखे ना, हर जुमे वाले दिन वहां सुइसाइड अटैक हो रहा है, हर जुमे वाले। हाँ सर, बहुत बहुत ज्यादा लाशें जा रही हैं। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं है, दुनिया मायूस है। दुनिया वैसे ही उनको कोविड का बुखार है, दुनिया को चढ़ा हुआ है। इन हालात में जो वो अफगानिस्तान के, मुझे अफगानी लोगों पे तरस आता है कि बेचारे अफगानिस्तान में सर्दियां किस तरह गुजारेंगे। लेकिन ये सोचना चाहिए था हमारे पाकिस्तानी लोगों को जिन्होंने जश्न मनाए, हमारे पाकिस्तानी लोगों ने जिन्होंने अफगानिस्तान तालिबान को। बल्कि मैं यहाँ पे एक छोटी सी ये भी कहूंगा, खान साहब पे मुझे एतराज था कि इन्होंने मिडल ईस्ट आए में बैठ के ये भी स्टेटमेंट हर इंटरव्यू में कहते हैं कि काबुल में पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। खान साहब ये पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर है? वहां का प्रेसिडेंट जो है बेचारा रात के अंधेरे में भागा है वहां से। ये तो गन के पावर पे उन्होंने टेक ओवर किया है। कहते जी हम देखें कितने खुश नसीब है, एक भी गोली नहीं चली तो पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। ट्रांसफर ऑफ पावर अमेरिका में होता है भाई, जब इनॉग्रेशन पे कि एक प्रेसिडेंट जाता है, दूसरा इनॉग्रेशन करता है। जब प्रेसिडेंट रात के अंधेरे से जान बचा के भागे खान साहब, इसको इट डजंट कम इनटू द डेफिनेशन ऑफ पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर। तो ये जब आपने इस तरह के पीसफुल के ट्रांसफर और लोगों को मिन्नते तरले करते हैं अफगानिस्तान बचाओ, इनको रिकॉग्नाइज करो, तो फिर कहते हैं हम इनके नुमाइंदे भी नहीं है। आपको ये नहीं पता था वहां सर्दियों के हालात क्या होते हैं अफगानिस्तान में? मैं आपसे दोबारा वही एक आखिरी सवाल करूंगी उस हवाले से कि जिस तरह आपने कहा कि वो इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में जो बात हुई तो वहां पे अमेरिका की तरफ से ही, उनके नुमाइंदों की तरफ से ये अर्ज किया गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को, ये कहा गया कि पाकिस्तान को जो है FATF की लिस्ट से निकाला जाए, इस तरह के जो है किया जाए। और पाकिस्तान से भी कहा गया कि भाई वो जितने भी आपके हैं और जो काम हो रहा है वो बड़ा अच्छा हो रहा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि अब यूएस ये चाहता है और वो फिर वाकई सिर्फ बात नहीं करेगा, आगे इसके लिए इकदाम भी होंगे कि पाकिस्तान को FATF की लिस्ट से निकलने में मदद की जाए? आलिया, इन्होंने, इनका जवाब ये था शौकत तरीन साहब का कि हमने 26 नहीं 26.5 26.5 कंडीशंस आपकी मीट कर ली हैं आउट ऑफ 27। तो अभी भी हमें निकाल क्यों नहीं रहे आप? अब इनको अभी भी नजर नहीं आ रहा। मैं उसके पीछे बताना चाहूंगा बात। आपका एक तो डूबियस डीलिंग इन द पास्ट विद अमेरिकन्स, आपके डबल स्टैंडर्ड्स, डबल पॉलिसी नंबर 1, और दूसरा इंडियन लॉबी का प्रेशर। ये दोनों चीजें आपको FATF में फंसा के रखेंगी। आपके ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी, इतनी आसान नहीं है। आप, मैं कहता हूं 27 की 28 भी कर लें आप, तो फिर भी आप उसमें फंसे रहेंगे। उसकी वजह यह है
कि आप दुनिया को, कोई भी आपकी कंपेन नहीं है, आपकी कोई एडवोकेसी नहीं है। आजकल मैं अफसोस के साथ कहूंगा, आपके फॉरेन मिनिस्टर कुरैशी साहब हैं, लेकिन हर जगह पे मोईद यूसुफ साहब जा रहे हैं। अब इंडिया दिल्ली में एक मीटिंग अफगानिस्तान पे हो रही है, वहां भी मोईद यूसुफ साहब जाएंगे। आपको इंटरनल, आपको खुद को नहीं पता कि किसने क्या स्टेटमेंट देनी है, किसने कौन सी मिनिस्ट्री चलानी है। आपके शेख रशीद साहब आपके फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे भी काम करते हैं, वो आपकी हर पॉलिसी पे जवाब दे देते हैं। आपको किसी मिनिस्टर को कोई अंदाजा नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। बल्कि मैं हैरान होता रहता हूं कि खान साहब की अपनी इंफॉर्मेशन वर्ल्ड हिस्ट्री पे बड़ी इल इंफॉर्मेशन है। जिस तरह हकानी कहा कि इन्होंने उस वक्त जंग असाई कराई थी, इसी तरह कई चीजें इस तरह के कर जाते हैं। लेकिन उसमें बात यह है कि फैटअप से निकलना, आप ये इशारे हर तरफ दीवार पे हर जगह लिखे हुए हैं कि लोग अब आप पे एतमार नहीं करते, और आप अपनी पॉलिसियां और इस वक्त आपकी इंटरनल पॉलिटिकल इमेच्योरिटी और इंस्टेबिलिटी ये सारी बता रही है कि आपको अभी फैटअप में रहेंगे। और दूसरा, आपके जो जनूबी वजीरिस्तान और दूसरी जगह पे जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, काबुल के और अफगानिस्तान के अंदर की इंस्टेबिलिटी, ये आपके लिए रेड फ्लैग खड़ी कर रही है दुनिया के लिए। लोग देख रहे हैं अगर अफगानिस्तान के हालात खराब है, आपके सरहदी इलाकों में टीटीपी अगर एक्टिव है, तो वो आप यू आर इस वक्त यू आर इन रेड जोन। तो रेड जोन से किस तरह आप अपने आप को निकालेंगे तो फैटअप चलेगा। आप कहते हैं दुनिया आपसे ब्रॉडर रिलेशनशिप बनाए, दुनिया के साथ ट्रेड शुरू। आप सबसे पहले मैन्युफैक्चर क्या करते हैं? आज आपको और कहा जाए अमेरिका को चीज भेजें, क्या भेजेंगे? आपके अंदर जो काटन, आपके पास काटन का एक्सपोर्ट होता था, वो आपकी बिजली इतनी महंगी है, वहां पे बनाई कोई चीज नहीं सकती जा सकती। वहां सारी जो आपकी वो काटन का बिजनेस बांग्लादेश क्यों गया था? क्योंकि आपकी बिजली महंगी थी। पहले लोड शेडिंग थी, और उसके बाद जब बिजली दी है वो इतनी महंगी है कि वहां पे कोई चीज असेंबल ही नहीं की जा सकती। आपकी प्रायोरिटीज ही नहीं है कि पाकिस्तान तरक्की करे। इसके लिए तो कौमें टैक्स छोड़ती हैं, कौमें खुद सीरियस होती हैं। खान साहब इस वक्त गवर्नमेंट चला रहे थे पिछले अरसे में, आजकल तो गवर्नमेंट बंद है, लेकिन गवर्नमेंट चल रही थी ऑर्डिनेंस पे, लेजिस्लेशन तो बंद थी। खान साहब कितनी दफा कौमी असेंबली गए हैं, बात खुद देखें। खान साहब हमेशा कहते थे नवाज शरीफ साहब नहीं आते, खान साहब खुद जाते हैं अपनी कौमी असेंबली में, सवालों के जवाब देते हैं वहां पे। सारा काम तो जो वो एक रबड़ स्टैंप पड़ी है ऑर्डिनेंस की, वो ठकाठक चल रही है। इस तरह तो कंट्री नहीं चलती ना। ये खान साहब को भी पता है, एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है, और इंटरनेशनल दुनिया भी देख रही है। सबसे बड़ी बात यह है, अगर मैं ये आपके साथ बातें कर रहा हूं वाशिंगटन डीसी से, तो आपका क्या ख्याल है, यहाँ के अदारे आपको नहीं देख रहे? वो देख रहे हैं। था कि इस वक्त पाकिस्तान को स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की सख्त जरूरत है। और इस वक्त इन हालात में, जबकि आपके एशिया में और बिलखसूस आपके पड़ोस में हालात इतने सेंसिटिव है, आपको चाहिए कि फौरन से पहले चीजें इकट्ठी करें, बल्कि अपोजिशन से भी बात करें, एक टेबल पर इकट्ठे हो। ये ना हो कि बाद में कोई ऐसी गलतियां हो जाएं कि आप गलती का अजाला करना मुश्किल हो जाए। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि पाकिस्तान को नीड अ क्लियर लाइन और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान और पॉलिसी। थैंक यू सो मच साजिद तारड़ साहब। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू।